तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। लगभग 200 एकड़ से ज़्यादा एरिया में फैला हुआ तिहाड़ जेल एशिया के सबसे बड़े जेल में से एक है और मतलब अपनी कैपेसिटी से 3-4 गुना 5 गुना ज़्यादा यहाँ पे कैदी रहते हैं। तिहाड़ में अलग अलग 10 जेल हैं, लेकिन जेल नंबर 3 जो है वो सबसे ज़्यादा उसकी बातें होती हैं। उसकी वजह यह है कि तिहाड़ के जेल नंबर 3 में ही फांसी घर है। मतलब तिहाड़ में अगर कहीं फांसी हो सकती है वो जेल नंबर 3 में हो सकती है। और वहीं पे अब तक ये कहते हैं सुनील गुप्ता जी, जो वहाँ पे 35 साल जिन्होंने काम किया, उन्होंने बताया था कि कहा जाता है कि तिहाड़ में अब तक हिंदुस्तान जब से हम आज़ाद हुए 35 फांसियाँ हुई हैं वहाँ पे। पूरे देश में हालांकि 57 है फिगर। फांसी या सजाए मौत को लेकर एक अजीब चीज़ है कि इसका रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। अब इसकी वजह क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन कहा जाता है कि डेथ पेनल्टी है, जिसको फांसी दे दी गई, सजाए मौत दी गई, उसको रिकॉर्ड पे मत रखो। वो तो अब जो फांसियाँ होती हैं तो तारीख और डेट सब याद रहता है, क्योंकि स्टेटमेंट भी आ जाते हैं। पहले तो ऐसी बहुत सारी तमाम फांसी हुई जिसके बारे में कोई बात भी नहीं करता था, या तो जिसका मरा फैमिली वाले बस वो जानते थे, बाकी किसी को मतलब नहीं था उससे। तो ऐसे ही कहते हैं कि तिहाड़ में अब तक 35 फांसी हुई है और वो सारी की सारी फांसी, चूँकि फांसी कोठी एक ही जगह तिहाड़ के जेल नंबर 3 में वहीं हुई, और इसीलिए तिहाड़ के जेल नंबर 3 में उस फांसी कोठी के आसपास के इलाके को कई बार भूतहा भी कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं जिसमें कहा गया कि वहाँ पे भूत आता है, अजीब अजीब आवाज़ आती है, चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है, मारने पीटने की आवाज़ आती है। यहाँ तक कि वो जो अंदर में जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है सिक्योरिटी की, तमिलनाडु स्पेशल पुलिस, उन पुलिस वालों तक ने कई बार कंप्लेन की कि अचानक उनके ऊपर हमला हुआ, वो भूत था। बल्कि एक तो ये भी कहते हैं कि उस फांसी कोठी के पास एक मर्डर भी हुआ। उस सज़ा के तौर पे वहाँ डेथ सेल में 3 लोगों को रखा गया था और सुबह उनमें से एक मुर्दा पाया गया, और बाद में जब पूछताछ हुई तो जिसके ऊपर शक था उसने एक नाम लिया था कि उसके भूत ने मुझे कहा था इसको मारने के लिए, और वो नाम था मकबूल भट्ट का। सबसे ज़्यादा तिहाड़ में भूत जो देखे जाने की बात आती है वो मकबूल भट्ट की। तो ये ऐसे क्यों है, क्या है, ये पूरी कहानी बताऊं उससे मकबूल भट्ट की कहानी हम लोग समझ लेते हैं। मकबूल भट्ट जम्मू कश्मीर का रहने वाला। तब वो पैदा हुआ जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था और हिंदुस्तान और पाकिस्तान सब एक थे और कश्मीर एक आज़ाद रियासत हुआ करती थी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले में पैदा होने के बाद मकबूल भट्ट जब बड़ा हुआ तो उसने जम्मू कश्मीर के सेंट स्टीफन कॉलेज से अपनी पढ़ाई की। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज़, और यहाँ से पढ़ाई करने के बाद फिर वो पेशावर यूनिवर्सिटी पहुँच गया। चूँकि इंडिया पाकिस्तान एक था तब, तो कोई रोक टोक थी नहीं सरहद की, और आज़ाद कश्मीर का रहने वाला मकबूल भट्ट। तो मकबूल भट्ट वहाँ से पेशावर पहुँचा। पेशावर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली और वहीं पे मशहूर जो शायर है उस वक्त अहमद फराज, उनसे मुलाकात हुई। शायरी, उर्दू ज़ुबान, इन सब का बड़ा शौक़ था मकबूल भट्ट को, और पढ़ाई लिखाई के दौरान ही पेशावर यूनिवर्सिटी में फिर उसने जर्नलिज़म करना शुरू किया और कुछ वक्त तक जर्नलिज़म किया। वहाँ का एक अखबार था अंजाम, उर्दू न्यूज़पेपर, उसमें बाकायदा मकबूल भट्ट ने काम किया। इस दौरान में फिर काम वाम करने के बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चला गया, बर्मिंघम। वहाँ भी इंडिया पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप का एक मैच भी था, सबसे ज़्यादा इंडियन वहाँ रहते भी हैं। इस दौरान देश आज़ाद हो चुका, भारत पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। कश्मीर जो है वो भारत के साथ आ गया, लेकिन कश्मीर को लेकर कुछ लोग ऐसे थे जो उस वक्त से लड़ाई लड़ रहे थे। उनका ये कहना था कि कश्मीर, ये वो लोग थे जो नहीं चाहते थे कि कश्मीर हिंदुस्तान के साथ रहे या कश्मीर पाकिस्तान के साथ रहे। वो चाहते कि कश्मीर आज़ाद हो, एक आज़ाद रियासत के तौर पे रहे। तो उसी में से एक मकबूल भट्ट भी था। जब मकबूल भट्ट इंग्लैंड गया तब वहाँ उसने एक जम्मू कश्मीर नेशनल लिबरेशन फ्रंट JKLNF का गठन किया। इसके साथ इस ऑर्गेनाइजेशन का काम यह था कि कश्मीर की आज़ादी को लेके लड़ाई करना।
तो कश्मीर को लेकर जो पहली बार आवाज़ उठी अलग कश्मीर को लेकर, आज शाम से थोड़ा गला खराब है, तो उसमें JK-LNF का भी रोल रहा। मकबूल भट्ट अपने एक साथी के साथ मिलकर इस फ्रंट के जरिए आज़ाद कश्मीर के सपने को देखते हुए बाकायदा उसने पुलिस से, उस वक्त आर्मी से, इन लोगों से भी टकराया, लड़ाई की, और ये एक उसका जो मूवमेंट है वो चलता रहा इंग्लैंड में रहकर। बाद में फिर वो पाकिस्तान लौटा इंग्लैंड से, और पाकिस्तान से फिर इंडिया आ गया, और इंडिया आने के बाद फिर जम्मू कश्मीर में वो जम्मू कश्मीर की आज़ादी की बात करने लगा और लोगों को समझाने लगा, भड़काने लगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि मकबूल भट्ट जो है वो भारत विरोधी काम कर रहा है। पुलिस, बाकी एजेंसियां भी उस वक्त अलर्ट थीं। ये भी कहते हैं कि उस वक्त मकबूल भट्ट जो है वो कश्मीर का एक तरह से, जो अभी हमने देखा हाल में कई ऐसे टेररिस्ट हैं जो पोस्टर बॉय बने हुए थे, बुरहान वानी का आप किस्सा ले लीजिए, तो कहते हैं कश्मीर में इस तरह का पहला पोस्टर बॉय जो था वो मकबूल भट्ट था। पढ़ा लिखा, गोरा चिट्टा, और उसकी बातें, और वहाँ पे लोगों में उसका बड़ा वो था, तो उसके फॉलोअर्स भी बढ़ते जा रहे थे JK-LNF के बैनर तले। तो जब वो कश्मीर आया उसके बाद फिर कश्मीर की अलग रियासत बनाने के लिए, जो हिंदुस्तान में ना मिले, पाकिस्तान में ना मिले, उसके लिए लड़ाई करने लगा, और धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती गई। 1966 में JK-LNF के जो लोग थे उनकी और एक पुलिस वालों से मुठभेड़ होती है, इनकाउंटर होता है। इसमें एक मकबूल भट्ट का साथी जिसका नाम औरंगजेब था, इस मुठभेड़ में मारा जाता है। लेकिन इसके साथ साथ इस मुठभेड़ में क्राइम ब्रांच का एक CID का अफसर जिसका नाम अमरचंद था, वो भी मारा जाता है। और इस अमरचंद की मौत के सिलसिले में, इस मुठभेड़ के बाद, मकबूल भट्ट को गिरफ्तार कर लेती है, और साथ में उसका एक और साथी था काला खान। ये दोनों एनकाउंटर में उस वक्त शामिल थे। तो मकबूल भट्ट पहली बार यहाँ पे गिरफ्तार हो जाता है। गिरफ्तार होने के बाद उसके ऊपर मुकदमा चलता है एक पुलिस अफसर की मौत का, कत्ल का, और मुकदमे में सुनवाई के बाद अदालत जो है मकबूल भट्ट को सजाए मौत दे देती है इस CID अफसर के कत्ल के जुर्म में। मकबूल भट्ट ने बाकायदा अपना जुर्म कबूल किया और उसने कहा कि हाँ मैंने ये किया है, लेकिन बाद में उसे फिर श्रीनगर के जेल में भेज दिया गया। श्रीनगर में जेल में रहने के दौरान 1968 में करीब 2 साल ही ये जेल में रहा था। 66 में अरेस्ट हुआ था, 68 में सुरंग बनाकर मकबूल भट्ट 2 और कैदियों के साथ श्रीनगर जेल से भाग जाता है। बाद में खबर आती कि वो पाकिस्तान पहुंच गया। वो पाकिस्तान में रहता है और पाकिस्तान में रहते हुए जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के जरिए वो कश्मीर के लोगों को भड़काता रहता है। 68 में जाने के बाद 3 साल गुजर चुके थे। 71 में मकबूल भट्ट का तब पहली बार नाम फिर सामने आता। 3 साल तक खामोशी थी क्योंकि वो पाकिस्तान में था। इंडियन एयरलाइंस का एक प्लेन जो पुराना था उसको आखिरी शायद सफ़र पे निकाला गया था, नाम गंगा। उस श्रीनगर से लाहौर के लिए वो उड़ान भरा और उस प्लेन को हाईजैक कर लिया। जो हाईजैकर थे 2 थे, हाशिम कुरैशी और अशरफ भट्ट। बाद में पता चला कि उस प्लेन को लाहौर ले जाने के बाद सारे मुसाफिर उन क्रू मेंबर को उतार दिया गया और उस प्लेन में आग लगा दी गई। इसकी कहानी मैंने आपको एक बार पहले सुनाई है। तो उसको लेके ये भी था कि ये अपनी एजेंसी का या बाकी लोगों का काम था, लेकिन उसमें नाम आया फिर मकबूल भट्ट का और कि ये प्लेन हाईजैकिंग के पीछे मकबूल भट्ट था, क्योंकि हाशिम कुरैशी जब गिरफ्तार हुआ तो उसने अपना स्टेटमेंट दिया था कि उसने मकबूल भट्ट के कहने पे इस प्लेन को हाईजैक किया था। तो 71 में मकबूल भट्ट का नाम आया। इसी दौरान में 71 में भारत और पाकिस्तान के साथ दोनों की जंग बिछड़ गई। तो हालात ख़राब थे। उधर एक तरफ प्लेन हाईजैक में नाम आ रहा था, लेकिन इधर जंग। तो बड़ी सारी चीज़ें चलती रहीं। जंग के बाद थोड़ा सा माहौल ठंडा हुआ तो फिर भारत ने पाकिस्तान से कहा कि मकबूल भट्ट को गिरफ्तार करके आप हमें सौंपो, क्योंकि उसने हमारे प्लेन को हाईजैक किया है और यहाँ ऑलरेडी एक कत्ल के सिलसिले में उसको मौत की सज़ा हुई है, तो यहाँ वो बाकी की सज़ा काटेगा। पाकिस्तान ने भारत के दबाव में मकबूल भट्ट को गिरफ्तार तो कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद जेल भी डाल दिया, लेकिन भारत को नहीं सौंपा। 2 साल बाद
चूँकि 1972 में गिरफ्तार हुआ था इस हाईजैकिंग के 1 साल के बाद। हाईजैकिंग 1971 में हुई थी। 74 में पाकिस्तान ने मकबूल भट्ट को रिहा कर दिया। मकबूल भट्ट रिहाई के बाद अब उसे लगा कि जंग हो चुकी, 3 साल बीत गया, वो वापस कश्मीर पहुंचता है। लेकिन कश्मीर आने से पहले ही जो हमारी इंटेलिजेंस थी उसे पता चल गया था कि मकबूल भट्ट वापस कश्मीर आ रहा है। तो जैसे ही वो कश्मीर में आता है, हमारी एजेंसियां और दोबारा उसे गिरफ्तार कर लेती हैं। गिरफ्तार करने के बाद अब उसे जेल भेज दिया जाता है। ऑलरेडी वो मौत की सज़ा पा चुका था कोर्ट से। तो उसको जब जेल भेजा गया तो फिर ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मकबूल भट्ट फिर से जेल से भाग जाए या आतंकवादी उसे छुड़ाने के लिए कोशिश करें। तो जम्मू कश्मीर रखने के लिए सही जगह नहीं थी। तो आखिर में फैसला लिया गया कि मकबूल भट्ट को कश्मीर से निकाल कर दिल्ली के तिहाड़ जेल में भेज दिया जाए, क्योंकि ये दिल्ली की तिहाड़ जेल सबसे महफूज जगह मानी जाती है। तो इसलिए बिना तिहाड़, जो कोई जुरिस्डिक्शन में नहीं आता था, क्राइम श्रीनगर में हुआ था, सज़ा वहीं की अदालत ने दी, जेल भी वहीं की होनी चाहिए, लेकिन इस बात का ख्याल रखते हुए कि मकबूल भट्ट भाग न जाए, उसे दिल्ली के तिहाड़ जेल शिफ्ट कर दिया गया था। अब वो दिल्ली के तिहाड़ जेल आया। इस दौरान में मुकदमा चलता रहा, हाई कोर्ट में गया, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट तक ने मौत की सज़ा को बरकरार रखी। तब प्रेसिडेंट ज्ञानी ज़ैल सिंह थे। मकबूल भट्ट ज्ञानी ज़ैल सिंह के पास दया याचिका, मर्सी पिटिशन लेकर पहुंचा, लेकिन राष्ट्रपति ने भी उसे खारिज कर दिया। ये सारी चीज़ें चलती रही। इसी दौरान में JKLF लगातार मकबूल भट्ट को रिहा कराने की मांग तेज करता रहा। और इस दौरान में उसने बहुत सारे लोगों को किडनैप किया, उसके बदले में सौदा करने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ नाकाम होता रहा। फिर तभी अचानक एक ऐसी चीज़ हुई जिसने बहुत सारी चीज़ें बदल के रख दी, और वो ये था कि बर्मिंघम में, इंग्लैंड में, एक अपने इंडियन डिप्लोमेट थे मिस्टर रविंद्र महात्रे। JKLF ने रविंद्र महात्रे को किडनैप कर लिया बर्मिंघम में, और किडनैप करने के बाद भारत सरकार के सामने ये मांग रखी कि मकबूल भट्ट को तिहाड़ जेल से रिहा कर दो, नहीं तो हम रविंद्र महात्रे को मार देंगे। अब एक इंडियन डिप्लोमेट की किडनैपिंग, वो भी कश्मीर, वहाँ जो कश्मीरी मिलिटेंट हैं उनके ज़रिए इंग्लैंड में, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ थी। इंदिरा गांधी तब उस वक्त प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने अपनी मांग रखी, बातचीत चलती रही, लेकिन भारत सरकार का ये स्टैंड था कि हम रविंद्र महात्रे की रिहाई के एवज में किसी टेररिस्ट को नहीं छोड़ेंगे, हम कोई नेगोशिएशन नहीं करेंगे, हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। कुछ दिनों तक ये मामला चलता रहा। उसके बाद एक दिन अचानक रविंद्र महात्रे की लाश मिलती है। उनके शरीर में 3 गोलियां थी, और ये जैसे ही खबर, ये बात है करीब 6 फरवरी 1984 की। तो जब ये पहले उनको छुड़ाने की तमाम कोशिश हो रही थी, रविंद्र महात्रे को रिहाई दिलाने की, लेकिन वो सारी चीज़ें कामयाब हुई नहीं। आखिर में जब लाश मिली और ये कंफर्म हो गया कि रविंद्र महात्रे को JKLF के लोगों ने मार दिया है, तब कहते हैं उस वक्त सरकार ने एक कड़ा फैसला लिया, और वो फैसला ये था कि तुम अगर हमारे एक आदमी को मारोगे तो हम तुम्हारे भी आदमी को मारेंगे। और इसके बाद जो अभी तक मामला मकबूल भट्ट का पेंडिंग पड़ा हुआ था फांसी का, आनन फानन में फरवरी 1984 में उसको एग्जीक्यूट किया गया। प्रेसिडेंट से कहा गया कि आप मर्सी पिटिशन खारिज कर दें और फटाफट डेथ वारंट साइन करें। आनन फानन में डेथ वारंट साइन होता है। उस वक्त ये सारे मेल, STD, ये सारी चीज़ें भी नहीं थी, तो वो जो था कि घर वालों को खबर करना, इन्फॉर्म करना, ये सब, लेकिन किसी तरीके से जो वकील है मकबूल भट्ट के, उसको पता चल जाता। उसकी वजह ये थी कि जैसे यहाँ सरकार फैसला लेती है, करीब 6 फरवरी को फैसला लिया गया था, तो उस वक्त जो तिहाड़ के DGP थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन, वो थे मिस्टर RS सेठी। RS सेठी, 6 फरवरी को ये लाश मिलती है अपने डिप्लोमेट रविंद्र महात्रे की। 6 फरवरी को ये सरकार फैसला करती है कि इसका बदला ये है कि अब उनको मैसेज दिया जाए तो मकबूल भट्ट की जो फांसी पेंडिंग पड़ी हुई उसको फटाफट अब फांसी पे लटकाया जाए। 7 फरवरी को तिहाड़ के DGP मिस्टर RS सेठी खुद फ्लाइट से श्रीनगर पहुंचते हैं ब्लैक वारंट साइन कराने के लिए, और उसकी वजह ये थी कि जुरिस्डिक्शन जो था वो श्रीनगर था, क्योंकि इनकाउंटर श्रीनगर में हुआ था, सज़ा श्रीनगर की कोर्ट ने दी थी, तो डेथ वारंट भी श्रीनगर की अदालत साइन करती। हालांकि ऐसे मामले में आमतौर पर लीगल अफसर या सुप्रिंटेंडेंट ऑफ जेल ही जाता है, लेकिन ये मामला उस वक्त इतना सेंसिटिव था कि खुद
तिहाड़ के डीजीपी को वहाँ जाना पड़ा, डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन को, और वहाँ जाकर ब्लैक वारंट साइन किया। उस वक्त फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे। अच्छा, ये भी पता था कि एक तो छुड़ाने के लिए इतनी कोशिशें हो रही हैं, तो अगर फांसी पे लटका दिया गया तो फिर उसका रिएक्शन क्या होगा घाटी में। इन सारी चीज़ों को देखते हुए ज़बरदस्त सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए। तिहाड़ जेल के आसपास एक तरह से 144 लगा दी गई और तारीख फिक्स हुई 11 फरवरी 1986 फांसी देने के लिए। हालांकि इस दौरान उसी वक्त 1984-83 में एक फिल्म आई थी हॉलीवुड की, जिसमें यह दिखाया गया था कि कैसे जेल के अंदर चॉपर से और हेलीकॉप्टर से किसी कैदी को छुड़ाने के लिए, बाद में एक हमारे यहाँ भी फिल्म बनी थी वो कर्मा, तो वो लोग छुड़ा कर ले गए। तो एक डर ये भी था कि चूंकि वहाँ पे ब्लैक वारंट साइन हुआ, वकील को पता चला, फारूक अब्दुल्ला को जानकारी थी, तो कश्मीर में ये बात फैल गई कि मकबूल भट्ट को कभी भी फांसी दी जा सकती है। और चूंकि रविंद्र महात्रे का कत्ल हो चुका था तो उसके रिएक्शन के तौर पे इसको देखा जा रहा था। तिहाड़ जेल को डर ये था कि अब कहीं जो आतंकवादी हैं वो मकबूल भट्ट को छुड़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने सरकार से बाकायदा सुरक्षा भी और मांगी। प्रिकॉशन के तौर पे तिहाड़ के आसपास की सुरक्षा बढ़ा दी गई, बाकायदा 144 लगाई गई और अगले 2-3 दिन तक एक तरह से छावनी में बदल दिया गया एक जेल को, जो ऑलरेडी खुद इतना सेफ रहता है। इसके बाद 11 फरवरी 1986 में बार बार कह रहा हूँ, 11 फरवरी 1984 की सुबह मकबूल भट्ट को तिहाड़ के जेल नंबर 3 में फांसी दी जाती है। फांसी देने के बाद एक ये भी था, सेम बाद में वो अफजल गुरु का हुआ, कि अगर लाश को घर वालों को सौंपा गया तो जम्मू कश्मीर में उसको लेकर विरोध प्रदर्शन होगा। तो तिहाड़ जेल में ये पहला इंसिडेंट था जब फांसी के बाद किसी की लाश को तिहाड़ के अंदर ही दफनाया गया, और वो मकबूल भट्ट। तो फांसी देने के बाद उसी फांसी कोठी के आसपास मकबूल भट्ट को दफना दिया गया। सेम बाद में ये 1984 के बाद 2013 में हुआ था, जब अफजल गुरु को फांसी के बाद उसी तिहाड़ में मकबूल भट्ट के कब्र के पास ही दफनाया गया। और तब भी रीज़न यही था कि वहाँ लाश भेजने पे विरोध प्रदर्शन हो सकता है। तो किसी कश्मीरी शख्स को, जो JKLNF का चीफ था, देश में पहली फांसी जो हुई वो मकबूल भट्ट के तौर पे हुई, और जो आखिरी थी अभी वो अफजल गुरु की थी। और दोनों को उसी तिहाड़ जेल के 3 नंबर में फांसी दी गई, जहां अब इंतज़ार हो रहा है निर्भया के गुनहगारों को फांसी देने के लिए। ये तो हुई बात मकबूल भट्ट की कहानी और फांसी की। अब यहीं से तिहाड़ में भूतों के आने का और भूतों की कहानियों का सिलसिला शुरू होता है। 1984 के बाद, चूंकि उस वक्त फांसी बड़ी कम होती थी, लेकिन बैक टू बैक कई हो गई थी, उधर रंगा बिल्ला की, फिर इंदिरा गांधी के हत्यारों की। जो मकबूल भट्ट है वो तिहाड़ जेल में काफ़ी पॉपुलर हुआ करता था। उसकी वजह ये थी कि तिहाड़ जेल में किसी का कोई नोटिस आता था, कोई सम्मन आता था, कोई एप्लीकेशन आती थी, तो अगर किसी को इंग्लिश में उसका जवाब लिखवाना होता था तो लोग मकबूल भट्ट के पास जाते थे, क्योंकि मकबूल भट्ट की अंग्रेज़ी बहुत अच्छी थी। इवन जो सुनील गुप्ता, उन्होंने अपने ब्लैक वारंट किताब में लिखी है कि उनकी अंग्रेज़ी उन्होंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ा, लेकिन जब भी कुछ ऐसी चीज़ आती थी दिक्कत, तो वो याकूब में जो मकबूल भट्ट है उनके पास जाया करता था। तो इस चक्कर में मकबूल भट्ट से लोग तिहाड़ में काफ़ी घुले मिले। और उसी के बाद जब फांसी हुई तो अचानक एक नई कहानी शुरू हुई कि जो फांसी कोठी है उसके आसपास कुछ सेल है, तो उस सेल में जो उन लोगों को ही रखा जाता है या तो जिनको मौत की सज़ा हुई है। वरना तिहाड़ में एक और काम होता था कि जो कैदी बदमाशी करते हैं, जो कैदी लड़ते भिड़ते हैं, उन लोगों को उठाकर उस फांसी कोठी के नज़दीक 1-2 दिन के लिए सज़ा के तौर पर डाल देते हैं। लेकिन उनमें भी अकेले नहीं, पता चला हार्ट फेल ना हो जाए, 3-3 के ग्रुप में। एक बार ऐसी 3 के ग्रुप में एक को फांसी कोठी जहां पे मकबूल भट्ट को फांसी दी गई उससे बिल्कुल करीब सज़ा के तौर पे डाल दिया गया। रात को वो लोग सेल में थे। सुबह हुई, जब इंस्पेक्शन के लिए टीम पहुंची और उठाने के लिए कैदियों को, तो देखा कि उसमें से एक कैदी सेल के अंदर मरा पड़ा है, 2 वहीं पे थे। अब वो पहली नज़र में ही देख के लगा कि इसको मारा गया है, यानी कत्ल है। तो सारे बड़े अफसर आए, पूछताछ हुई। तो जब पूछताछ हुई तो उसमें से एक ने जो कहा, उसके बाद सुन के वो सारे जेल में ये बात फैल गई। उसने कहा कि
रात को जब हम सोए तो मेरे सपने में मकबूल भट्ट आया और मकबूल भट्ट ने मुझसे कहा कि इसको मार डालो। तो मुझे कोई मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं था, मुझे कुछ पता नहीं और मैंने मार डाला। अब ये दलील बड़ी कमज़ोर थी क्योंकि कानून, जेल प्रशासन ये सब भूत प्रेत और इन चीज़ों से नहीं चलती, वो सबूत और गवाहों से चलता है। हालांकि उस कैदी को बाद में फिर सज़ा भी हुई, लेकिन यहाँ से ये कहानी उड़नी शुरू हो गई। फिर धीरे धीरे ये हो गया कि लोगों को ऐसे बहुत सारे कैदी जो कहते कि फांसी कोठी की तरफ जाते हैं और कहते हैं कि मकबूल भट्ट दिखा मुझे, और हर एक का जो कॉमन था वो ये था कि मकबूल भट्ट जब तक जेल में रहा तो वो हमेशा सफ़ेद खादी का कुर्ता और पैजामा पहना करता था। तो जितने लोगों ने भी उसे देखा उसी सफ़ेद खादी के कुर्ते पैजामा में देखा। अब यहाँ कैदियों की और बाकी बातें ठीक। अच्छा, उस सेल के आसपास जहाँ पे फांसी कोठी है, आम तौर पे अगर सज़ा ना भी दें तो जो सबसे करीब सेल है कैदियों का, उनमें उन लोगों को रखा जाता है जो सबसे ड्रेडेड हैं, सबसे खूंखार हैं, जिनको बड़ी बड़ी सज़ाएं हुई हैं। कहते हैं कि वो लोग भी इस फांसी कोठी के भूत से घबराए रहते थे। बड़े बड़े जो जिन्होंने पता नहीं कितने कितने बड़े बड़े जुर्म कर डाले, उनकी भी हवा ख़राब रहती थी ये देखकर कि फांसी कोठी बराबर में। और उनमें से कई ने ये दावा किया और रोए चिल्लाए कि मुझे मकबूल भट्ट और उसका भूत दिखाई दिया। अब कैदियों तक बात ठीक थी, बात और तब खराब हुई जब जो पूरे तिहाड़ जेल में जो अंदर की सुरक्षा है और कैदियों की वो सारी निगरानी करने का काम वो तमिलनाडु स्पेशल पुलिस की है। एक किसी ने उन्होंने सवाल भी पूछा था कि ये दिल्ली के अंदर ज्यूरिडिक्शन है, तिहाड़ जेल दिल्ली में है, तो तमिलनाडु पुलिस को यहाँ क्यों रखा गया? तो उसके पीछे लॉजिक ये है कि तमिलनाडु पुलिस को इसलिए रखा गया है ताकि उनकी ज़ुबान, उनकी भाषा को बाकी कैदी समझ ना सकें और वो भी ना समझ सके। इससे क्या होगा कि जेल के अंदर जो करप्शन है, रिश्वतखोरी और ये सारी चीज़ें वो ना हो। क्योंकि अगर किसी को कुछ मंगाना है, ड्रग्स मंगाना है, शराब मंगानी है, सिगरेट मंगाना है और वो उनसे बात करे तो वो उनके लैंग्वेज को समझे ही नहीं। तो इसीलिए इनको वक्त वक्त पे बदल भी दिया जाता है, इससे पहले कि वो हिंदी सीख जाएं। कैदी तो तमिल उतना जल्दी तो सीखेंगे नहीं, तो इसीलिए रखा गया ताकि वो ज़बान का जो है ना वो एक बैरियर हो, कैदी और पुलिस वाले एक दूसरे की भाषा ना समझ सकें और वो अपना ड्यूटी ईमानदारी से कर सके। तो इसीलिए तमिलनाडु फोर्स का रखा गया। तो बात तब फैली इस भूत प्रेत की जब खुद तमिलनाडु स्पेशल पुलिस ने, जिसकी ड्यूटी इस फांसी कोठी के पास थी, उनमें से कई ऐसे आए और उन्होंने कहा कि मेरा गला पकड़ लिया। कई वो ड्यूटी देते देते चीख पड़े, बाकी साथी भागे कि किसी कैदी ने हमला कर दिया, क्या हुआ? तो अपना गर्दन पकड़े हुआ कह रहा कि मेरा अभी गला दबाने की कोशिश की। तो लोगों ने पूछा किससे, किसने किया? तो नाम एक ही लेता था, मकबूल भट्ट। कई लोगों ने कहा कि मकबूल भट्ट को वो जहाँ पे फांसी कोठी और जो कब्र है उसके आसपास टहलते हुए देखा है। और तो और कई ऐसे कैदियों ने कहा जो न सिर्फ डरते नहीं बल्कि कुछ लोग तो ऐसे जो डरते नहीं। उन्होंने कहा कि मकबूल भट्ट सपने में आता और वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी केस से बरी हो जाओगे या तुमको जल्दी ज़मानत मिल जाएगी और तुम बस कुछ दिनों में जेल से निकल जाओगे, इतने इतने टाइम में। तो ये भी कहते हैं कि उनमें से आधे ऐसे थे जिनके सपने में आके जो कुछ बोला वो सच हुआ और वो उस टाइम में या तो ज़मानत मिल गई या बरी हो गया, निकल गया। अब इसे इत्तेफाक कहें या उसका वहम कहें, जो कहें, लेकिन ये भी हुआ है। तो आज भी उस पूरे तिहाड़ में, खासतौर पर फांसी कोठी के आसपास, मकबूल भट्ट का भूत देखने का दावा करने वाले बहुत सारे कैदी हैं। और इन कैदियों की बातों को साइड कर दें तो खुद जेल ऑफिशियल, तमिलनाडु स्पेशल पुलिस, इन तक ने ये कहा है वक्त वक्त पर कि किसी कभी गर्दन पकड़ने की कोशिश की, कभी अचानक सामने दिखाई दिया खड़ा हुआ, कभी मुस्कुराते हुए दिखाई दिया और वो डर के भाग गए। यहाँ तक कि सुनील गुप्ता जी ने जो अपनी किताब लिखी है ब्लैक वारंट, उसमें जिक्र किया है कि शुरू में चूँकि वो 8-8 फांसी के गवाह रहे हैं, लेकिन मकबूल भट्ट की फांसी के भी वो गवाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जब फांसी कोठी पहले वो जाते थे तो आमतौर पे चले जाते थे, लेकिन जब ये किस्से कहानियाँ उड़ने शुरू हुए मकबूल भट्ट के भूत के, तो जब जब कभी ज़रूरत पड़ी फांसी कोठी की तरफ जाने की, तो उन्होंने कहा कि मैं खुद कम से कम 3 गार्ड अपने साथ लेता था और उसके बाद मैं उस तरफ जाता था। अब ये डर की वजह थी या क्या थी उन्होंने खुलासा नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि उसके बाद मैं अकेला नहीं गया कभी और हमेशा गार्ड के साथ चलता था। तो आज भी तिहाड़ में इस बात को मानने वाले पुराने जितने भी हैं, वो भी, नए भी हैं। और आज भी, अभी भी कई बार ऐसा होता है कि लोग ये दावा करते हैं कि फांसी कोठी के पास उन्होंने मकबूल भट्ट को देखा है, उसी ड्रेस में जिस ड्रेस में वो हमेशा तिहाड़ जेल में रहा था। अब भूत प्रेत पे चूँकि मैं बिलीव नहीं करता हूँ तो मैं नहीं मानूंगा, लेकिन अगर वहाँ पे काम करने वाले कैदियों को हट के पुलिस और ख़ुद एक जेलर ये कहे कि मैं
3 गार्ड लेके चलता था, मुझे भी डर लगने लगा। तो अब मैं इस पर आगे क्या बोलूँ। तो ये थी पूरी कहानी मकबूल भट्ट तिहाड़ के जेल में भूत की। तो आज अब यहीं रोकते हैं, आपसे कल मुलाकात होगी रात 9 बजे किसी और कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।